हेलो एवरीवन। तो फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रंजित सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ में मस्त होंगे, मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। खास करके विद्यार्थियों से अनुरोध है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आप लोगों को ये जो वीडियो है मेरा जो अगला वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप लोगों के पास में पहुँचेगा ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। तो हम लोग भारतीय संविधान की विकास यात्रा देख रहे हैं। अभी तक ये क्लास अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। तो भारतीय संविधान की विकास यात्रा के क्रम में जो अगला अधिनियम है हमारा है भारत सरकार अधिनियम 1919। 1909 में हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारी परिस्थितियाँ बदल गई थी। सबसे बड़ा जो परिस्थिति था वो था कि मुसलमानों को अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र रिजर्व किए गए थे, घोषित किए गए थे, जो सांप्रदायिकता की भावना को काफ़ी हद तक भारत में बढ़ावा देने में भूमिका निभाया था। उसी की अगली कड़ी है। 1919 तक भारतीय इतिहास में जो परिस्थितियाँ थी काफ़ी बदल चुकी थी। इस बीच में भारत में फिर से 1916 ईस्वी में कांग्रेस का क्या कहते हैं कि मिलाप हो चुका था। गदर पार्टी गदर दल, नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल जो कांग्रेस पार्टी के दो क्या कहते हैं बाजू बन गए थे, वो दोनों का आपस में समावेश हो गया और फिर से भारत की राजनीतिक एकता जो थी वो राष्ट्रीय आंदोलन जो था वो आगे बढ़ रहा था। ठीक है। इसी क्रम में बहुत सारी घटनाएं होती, जालियांवाला बाग का हत्याकांड होता है, रोलेट एक्ट आता है, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और इन्हीं परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार जो है वो आपको एक कानून बनाती है जिसे कहा जाता है भारत सरकार अधिनियम। यह अधिनियम भारत सचिव मॉन्टेग्यू और वायसराय चेम्सफोर्ड के शासनकाल में लाया गया था, इसलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। भारत सरकार अधिनियम का एक अन्य नाम क्या है तो उसे हम लोग कहेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है। मॉन्टेग्यू भारत सचिव के पद पर थे, चेम्सफोर्ड वायसराय के पद पर थे। इन्हीं के शासनकाल में लाया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस अधिनियम की जो सबसे पहली विशेषता थी वो था कि भारत में पहली बार दो द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की। द्विसदनात्मक मतलब दो सदन। सदन इसको हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं। हम जानते हैं कि अभी वर्तमान भारत में पार्लियामेंट के दो अंग हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ये राज्यसभा का कंसेप्ट और लोकसभा का कंसेप्ट जो आया है ना, ये भारत सरकार अधिनियम 1919 में ही सर्वप्रथम आया था और राज्यसभा को राज्य परिषद कहा गया, स्टेट काउंसिल, और लोकसभा को केंद्रीय विधान परिषद नाम दिया गया। राज्य परिषद या राज्य लोकसभा की सदस्य संख्या जो थी वो 60 निर्धारित की गई और राज्य परिषद का या राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित किया गया। वर्तमान में राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, जानते हैं आप लोग, जिसका कभी विघटन नहीं होता है। ये एक क्या कहते हैं कि निरंतर अस्तित्व में रहने वाली एक असेंबली है और इसके सदस्य जो हैं वो 6 वर्ष तक इसका कार्यकाल है। राज्य परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है, सदस्यों का कार्यकाल। ठीक है ना। तो प्रथम दृष्टि में इन लोगों का कार्यकाल 5 वर्ष का रखा गया था, राज्य परिषद का कार्यकाल। और केंद्रीय विधान परिषद में टोटल 145 सदस्यों का प्रावधान रखा गया था। 145 सदस्य टोटल होंगे और केंद्रीय विधान परिषद मतलब लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष इसका निर्धारित किया गया और इसी केंद्रीय विधान परिषद जो अभी वर्तमान में लोकसभा कहलाती है उसको समस्त भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। अभी भी हम लोग जानते हैं कि भारत के लिए देश के लिए कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है। संसद में शामिल होता है आपका राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर देश के लिए कानून बनाते हैं। और उस समय देश के लिए कानून बनाने का काम केंद्रीय विधान परिषद को दिया गया था, क्योंकि केंद्रीय विधान परिषद के जो सदस्य होते थे वो गवर्नर जनरल और उसके कुछ मेंबर होते थे। तो पिछले अध्याय में या पिछले क्या कहते हैं कि अधिनियम 1919 का अधिनियम हम लोगों ने देखा था, 1909 के अधिनियम। ठीक है। इसके बाद है कि विधान परिषद की स्थापना। ठीक है। भारत के लगभग 8 राज्यों में विधान परिषद
की स्थापना की गई। ठीक है ना, 8 राज्यों में। जानते हैं कि अभी भी भारत के 8 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें आपका बंगाल, ठीक है ना, बिहार, उड़ीसा, असम, ठीक है, उसके बाद संयुक्त प्रांत, पंजाब और दक्षिण भारत में मद्रास। ये उस समय के भारत की बात कर रहा हूँ जहाँ पर 8 राज्यों में विधान परिषद की स्थापना की गई थी। और प्रांतीय विधान परिषदों में प्रशासनिक विषयों का जो विभाजन किया गया, प्रांतीय विधान परिषद कहने का मतलब है विधानसभा। वर्तमान में प्रत्येक राज्यों में जो विधानसभा है उसी की बात ये कर रहा है। विधानसभा में जो था वो प्रशासनिक विषयों का विभाजन किया गया, उसको 2 वर्गों में विभाजित कर दिया गया। शासन के विषयों, उसी को प्रशासनिक विषय कहा जाता है, और इसको नाम दिया गया एक आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। ठीक है, और इस प्रकार प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। आरक्षित विषय मतलब रिजर्व क्षेत्र। ठीक है, तो अंग्रेजों ने अपने पास आरक्षित विषयों, प्रशासन के कुछ विषयों को आरक्षित रख लिया, अपने पास रिजर्व रख लिया, उसी को कहा गया आरक्षित विषय। मतलब उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल अंग्रेजों के पास होगा, जिसमें आपका हो गया सेना विभाग, सिंचाई विभाग, ठीक है ना, बिजली विभाग, ये सब जो है, वित्त विभाग, ये सारे जो है आपको ये आरक्षित विषय में आए। जबकि कृषि विभाग, शिक्षा विभाग ये जो है वो हस्तांतरित विषय थे। हस्तांतरित विषय मतलब प्रांतीय विधानसभा में जो ब्रिटिश सदस्य होते थे वो अपने पास, ब्रिटिश सरकार जो होती थी वो आरक्षित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार अपने पास रखी, और हस्तांतरित विषय मतलब जो भारतीय नेताओं को दे दिए गए, भारतीय नेताओं के अधिकार क्षेत्र में जो विषय रखा गया उसको हस्तांतरित विषय। यहाँ पर देखिए अंग्रेजों ने क्या चला दिया, उन्होंने कहा कि कृषि जो है वो भारत, कृषि का डेवलपमेंट करने का जिम्मेदारी जो है भारत के नेताओं को होगा, और सिंचाई जो है, सिंचाई का अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास रखा। अब बताइए सिंचाई के ऊपर कृषि हो सकती है क्या? अब इस प्रकार से भारत के जो नेता थे वो पानी के लिए अंग्रेजों पर निर्भर थे। उसी प्रकार सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय नेताओं को दे दी गई, जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय नेताओं को दे दी गई, पर सेना रख लिया अंग्रेज लोग अपने पास। वो बिना सेना का सुरक्षा हो सकता है क्या? ठीक है, तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने सिर्फ दिखावा भर के लिए भारत के लोगों को प्रशासनिक विषयों पर अधिकार क्षेत्र प्रदान किया था, सिर्फ कहने भर के लिए। और इस प्रकार प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, दोहरी शासन प्रणाली। ठीक है ना, दोहरी शासन प्रणाली का मतलब है कि प्रांतों में यहाँ के भारतीय नेताओं का शासन, यहाँ के लोग जनता के नज़र में शासक थे, पर शासन के अधिकतर जो अधिकार है वो अंग्रेज अपने पास रखते थे। तो यहाँ पर अंग्रेज लोग भी शासन करते थे और भारत के नेता लोग भी शासन करते थे। मतलब इसको उत्तरदायित्व विहीन शासन व्यवस्था कर सकते हैं। प्रांतों में जो था उत्तरदायित्व रहित शासन व्यवस्था था। ठीक है ना, अंग्रेजों के सारा उत्तरदायित्व भारतीय नेताओं के पास में था, पर उनके पास में जो था वो अधिकार विहीन उत्तरदायित्व। ठीक है, उत्तरदायित्व था पर अधिकार विहीन था, उन्हें अधिकार ही नहीं दिया गया। इसलिए इसको, इस अधिनियम को अधिकार विहीन या आप कह सकते हैं कि उत्तरदायित्व कहा जाता है। अधिकार विहीन उत्तरदायित्व का प्रावधान किस अधिनियम में लाया गया? तो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? ये बराबर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रांतीय विधान परिषदों में प्रशासनिक विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषय में किस अधिनियम के तहत विभाजित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 ध्यान रखना है। और विधान परिषदों का विघटन का अधिकार इसमें दिया गया वायसराय को। वायसराय जब चाहे विधान परिषद का विघटन कर सकता था, ये उसके पास में सुपर पावर दिया गया। ठीक है ना, हालांकि 6 महीने के अंदर तक चुनाव करने का प्रावधान भी इसमें रखा गया था कि जब भी विघटन होगा 6 महीने के अंदर चुनाव किया जाएगा। तो विधान परिषदों का विघटन का प्रावधान, विघटन का अधिकार किसे प्राप्त था? तो वायसराय को दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया। 1909 में हम लोग देखे ना, केवल मुसलमानों को सांप्रदायिक क्षेत्र रिजर्व किए गए थे। अब इसमें सिखों को भी
दिया गया, एंग्लो इंडियन को भी दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद दलितों, दलित नहीं, एंग्लो इंडियन के अलावे इसमें जो थे और वो देखना पड़ेगा, ईसाई लोग, ठीक है ना। ईसाई लोगों को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया और दलितों को दिया गया था 1935 के अंदर, ठीक है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन के क्षेत्र का विस्तार करके सिखों को भी अलग निर्वाचन क्षेत्र घोषित किए गए, एंग्लो इंडियन के लिए भी और ईसाइयों के लिए भी। ये प्रावधान कब लाया गया? 1919 का अधिनियम में, ध्यान रखना है। अंतिम जो प्रावधान है वो है लोक सेवा आयोग का गठन, काम है, ठीक है। लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किस अधिनियम में हुआ था? 1919 का अधिनियम में। और इसी के प्रभाव स्वरूप 1926 ईस्वी में यूपीएससी मतलब केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन जो है, संघ लोक सेवा आयोग का गठन सबसे पहली बार किया गया। तो संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? 1919 के अधिनियम के तहत। और इस प्रकार ये 1919 का जो प्रमुख प्रावधान थे ये समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है ना। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें और बीच में रिवीजन करते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।